खाइयों में सिमटी जिंदगियां, आसमान से बरसती मौत और करोड़ों सपनों का अंत। आखिर कैसे शुरू हुआ वर्ल्ड वॉर 1? सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां एक गोली ने पूरी इंसानियत को आग में झोंक दिया, जहां राजाओं की जिद, समझौतों की साजिश और राष्ट्रवाद की चिंगारी मिलकर बन गई इतिहास की सबसे भयानक जंग। कौन थे असली जिम्मेदार और इस जंग ने दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए कैसे बदल दिया? आज हम आपको ले चलेंगे 1914 की उस दहलीज पर जहां से वापस लौटना मुमकिन। आइए सबसे पहले युद्ध के पहले की परिस्थितियां और युद्ध के कारणों को समझते हैं। प्रथम विश्व युद्ध किसी एक गोली या एक घटना का परिणाम नहीं था। ये उन कारणों की लंबी श्रृंखला थी जिनके लगातार उभरने ने दुनिया को इस भयानक त्रासदी की ओर धकेल दिया। सबसे पहले हम जर्मनी की नई अंतर्राष्ट्रीय विस्तारवादी नीति पर बात करते हैं। 1890 में सम्राट विल्हेम द्वितीय ने जर्मनी को विश्व शक्ति बनाने का सपना देखा। नई नीतियां बनी, सेना बढ़ी, विदेशों में प्रभाव बढ़ाने की कोशिश हुई। दूसरे देशों को लगा जर्मनी एक उभरता हुआ खतरा है और अंतर्राष्ट्रीय संतुलन डगमगाने लगा। अब आते हैं परस्पर रक्षा सहयोग यानी म्यूचुअल डिफेंस अलायंसेस पर। यूरोप के देशों ने संधियां कर ली। मतलब साफ था, अगर एक देश पर हमला होगा तो उसके दोस्त भी युद्ध में उतरेंगे। 1882 की त्रिपक्षीय संधि ट्रिपल अलायंस ने जर्मनी को ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली से जोड़ दिया। इसके जवाब में ब्रिटेन, फ्रांस और रूस साथ आए। इसे त्रिपक्षीय सौहार्द यानी ट्रिपल एंटेंट कहा गया। 1907 तक यह व्यवस्था मजबूत हो चुकी थी। यूरोप दो दुश्मन खेमों में बंट चुका था। इस आग को और हवा साम्राज्यवाद ने दी। अफ्रीका और एशिया के इलाकों में कच्चे माल और उपनिवेशों के लिए होड़ लगी थी। जब जर्मनी और इटली इस दौड़ में कूदे तो उनके लिए जगह कम बची। उन्होंने दूसरों के उपनिवेश छीनकर अपनी ताकत बढ़ाओ वाली नीति अपनाई। प्रतिस्पर्धा बढ़ी, टकराव बढ़ा और युद्ध की राह तैयार होती गई। मोरक्को संकट और बोस्निया संकट ने इंग्लैंड और जर्मनी की दुश्मनी को और तेज कर दिया। फिर आई बर्लिन बगदाद रेल मार्ग योजना। जर्मनी ने इसे प्रभाव बढ़ाने के लिए शुरू किया, लेकिन इंग्लैंड, फ्रांस और रूस ने इस योजना का विरोध किया। कटुता और गहरी हो गई। अब दुनिया सैन्यवाद की तरफ बढ़ने लगी। 20वीं सदी की शुरुआत से ही हथियारों की दौड़ लगी थी। 1914 तक जर्मनी सैन्य निर्माण में सबसे आगे निकल गया। ब्रिटेन और जर्मनी अपनी नौसेनाएं तेजी से बढ़ा रहे थे। 1911 में इस प्रतिस्पर्धा ने अगादिर संकट को जन्म दिया। समाधान की कोशिश हुई पर सफलता नहीं मिली। 1912 में जर्मनी ने विशाल जहाज इंपरेटर बनाया, जो उस समय का सबसे बड़ा जहाज था। इंग्लैंड और जर्मनी के बीच वैमनस्य और बढ़ गया। अब बारी थी सबसे भावनात्मक कारण की, जिसे राष्ट्रवाद कहा गया। जर्मनी और इटली का एकीकरण भी राष्ट्रवाद से हुआ था। बाल्कन क्षेत्र में यह भावना बेहद प्रबल थी। ये इलाका तुर्की साम्राज्य के अधीन था। जैसे ही तुर्की कमजोर पड़ा, लोगों ने स्वतंत्रता की मांग कर दी। बोस्निया और हर्जेगोविना के स्लाव लोग ऑस्ट्रिया, हंगरी में नहीं रहना चाहते थे। वे सर्बिया में शामिल होना चाहते थे। बहुत हद तक यही इच्छा युद्ध की शुरुआत की जड़ बनी। रूस ने सोचा, अगर स्लाव आजाद होंगे तो वे उसके प्रभाव में आएंगे। इसलिए रूस ने अखिल स्लाववाद यानी पैन स्लेविज्म को बढ़ावा दिया। नतीजा ये निकला कि रूस और ऑस्ट्रिया, हंगरी के रिश्ते और खराब हो गए। इसी तरह सर्व जर्मन आंदोलन जैसे कई उदाहरणों ने राष्ट्रवाद को उग्र बना दिया। यूरोप तनाव से भर गया। और सबसे बड़ी बात, कोई ऐसी प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था नहीं थी जो साम्राज्यवाद, सैन्यवाद और राष्ट्रवाद पर रोक लगा सके। हर देश अपनी मर्जी चला रहा था। इन सब से अलग एक चिंगारी और भड़की, जिसने इस मसले पर आग में घी का काम किया। जून 1914 में ऑस्ट्रिया, हंगरी के उत्तराधिकारी आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड बोस्निया के सारायेवो के दौरे पर थे। एक सर्बियाई युवक जो बोस्निया पर सर्बिया का नियंत्रण चाहता था, उसने गोली चला दी। पूरा यूरोप सन्न रह गया। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को जिम्मेदार ठहराया। अपराधियों पर कार्यवाही करने के लिए 48 घंटों का अल्टीमेटम दिया गया। सर्बिया ने इस मांग को ठुकरा दिया। 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर युद्ध घोषित कर दिया और फिर संधियां सक्रिय हो गईं। सर्बिया के समर्थन में रूस उतर आया और रूस के खिलाफ जर्मनी कूद पड़ा, क्योंकि वे ऑस्ट्रिया, हंगरी का साथी था। जर्मनी ने तटस्थ बेल्जियम पर हमला किया तो बेल्जियम और फ्रांस की रक्षा के समझौते के कारण ब्रिटेन भी युद्ध में आ गया। देखते ही देखते पूरी दुनिया आग में जलने लगी। आगे चलकर इस युद्ध में मारने, सोम,
टैननबर्ग, गैलीपोली और वर्दन जैसे भयानक युद्ध लड़े गए। आर्कड्यूक की हत्या को इस युद्ध का तत्कालीन कारण भी माना जाता है और इस हत्या से भड़की आग अब सीमाओं को पार कर चुकी थी। अब वीडियो को और भी ध्यान से देखना, क्योंकि अभी हम युद्ध के चरणों को समझने जा रहे हैं। युद्ध यूरोप, अफ्रीका और एशिया तक फैल चुका था। दुनिया के कई मोर्चों पर गोलियां चल रही थीं। इस महायुद्ध के दो सबसे बड़े परिदृश्य थे। पहला था पश्चिमी मोर्चा। यहाँ जर्मनी ब्रिटेन और फ्रांस से भिड़ रहा था और 1917 के बाद अमेरिका भी उनके साथ आ खड़ा हुआ। दूसरा था पूर्वी मोर्चा, जहां रूस ने जर्मनी और ऑस्ट्रो हंगेरियन सेनाओं के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा था। 1914 में शुरुआती समय के लिए जर्मनी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दी, लेकिन जल्द ही पश्चिमी मोर्चा रुक गया और शुरू हुआ एक लंबा, थका देने वाला और क्रूर युद्ध। पूर्वी मोर्चे पर जर्मनी की स्थिति मजबूत जरूर हुई, पर वो भी निर्णायक साबित नहीं हुई। फिर आया साल 1917, एक ऐसा साल जिसने पूरे युद्ध की दिशा बदल दी। एक तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका मित्र राष्ट्रों के साथ युद्ध में शामिल हो गया, दूसरी तरफ रूसी क्रांति हुई। रूस युद्ध से बाहर हो गया और उसने अलग से शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। अब समीकरण बदल चुके थे। 1918 में जर्मनी ने आखिरी बड़ा आक्रमण किया, लेकिन मित्र राष्ट्रों के पलटवार ने जर्मन सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अक्टूबर और नवंबर 1918 में पहले तुर्की, फिर ऑस्ट्रिया ने आत्मसमर्पण कर दिया। जर्मनी अकेला पड़ गया। युद्ध की हार, भूख और आर्थिक संकट ने जर्मनी के भीतर विद्रोह भड़का दिया। आखिरकार जर्मन सम्राट कैजर विलियम द्वितीय को गद्दी छोड़नी पड़ी। जर्मनी में वेमर गणतंत्र की स्थापना हुई और फिर 11 नवंबर 1918 को नई सरकार ने युद्ध विराम के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। 4 साल से जल रही दुनिया आखिरकार शांत हुई, लेकिन पीछे छोड़ गई तबाही, टूटे साम्राज्य और एक ऐसा भविष्य जो आगे चलकर और भी बड़े तूफान को जन्म देगा। तो तस्वीर साफ है, प्रथम विश्व युद्ध किसी एक घटना का परिणाम नहीं था, बल्कि कई कारणों की श्रृंखला ने दुनिया को इस विनाश की ओर धकेला। अब तक हमने जो देखा, उनमें से जर्मनी की नई विस्तारवादी नीति, परस्पर रक्षा संधियां, साम्राज्यवाद में देशों की होड़, सैन्यवाद, उग्र राष्ट्रवाद और जून 1914 में हुई आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या, ऑस्ट्रिया का सर्बिया पर आक्रमण और अंत में कैजर विलियम द्वितीय के गद्दी छोड़ देने के बाद वेमर गणतंत्र की स्थापना आदि कारणों ने दुनिया को इस भयानक युद्ध में धकेल दिया। और फिर 11 नवंबर 1918 को नई सरकार के युद्ध विराम हस्ताक्षर करते ही प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया। आस है आपको यहां तक समझ आ गया होगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि आखिर युद्ध के लिए उत्तरदायी कौन था? युद्ध खत्म होने के बाद दुनिया जवाब ढूंढ रही थी। आखिर इस महाविनाश के लिए जिम्मेदार कौन था? लेकिन एक सच्चाई यह कि युद्ध में शामिल कोई भी राष्ट्र खुद को दोषी मानने को तैयार नहीं था। हर देश का दावा था कि उसने शांति बनाए रखने की कोशिश की, मगर दुश्मन की नीतियों ने उसे लड़ने पर मजबूर कर दिया। अब हम वर्साई की संधि यानी ट्रिटी ऑफ वर्साइल्स और उसके प्रभावों के बारे में जानेंगे। 28 जून 1919 वर्साई के महल में एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर हुए। इसी के साथ प्रथम विश्व युद्ध आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया। इसे ही ट्रीटी ऑफ वर्साई कहा गया। दावा था कि ये समझौता दुनिया को दोबारा युद्ध की तरफ जाने से रोकेगा। ये संधि कई खंडों में बटी थी और हर खंड में कई धाराएं थीं। सबसे पहले प्रादेशिक खंड को समझते हैं। फ्रांस ने अल्सास और लोरेन वापस ले लिए। यूपेन और मालदेमी बेल्जियम को दे दिए गए। पूर्वी इलाकों में बदलाव के कारण पूर्वी प्रशिया भौगोलिक रूप से अलग थलग पड़ गया। डैंटिक और मेमेल, जो पहले बाल्टिक जर्मन शहर थे, उन्हें मुक्त शहर घोषित कर दिया गया। डेनमार्क ने उत्तरी श्लेस्विग होल्स्टीन पर कब्जा कर लिया और जर्मनी ने अपने सभी उपनिवेश खो दिए। विजेता राष्ट्रों ने उन्हें अपने अधिकार में ले लिया। अब बारी थी सैन्य खंड की। जर्मन नौसेना पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए गए। सेना को घटाकर केवल 1 लाख सैनिकों तक सीमित कर दिया गया। टैंक, विमान और भारी तोपखाने रखने पर रोक लगा दी गई। राइनलैंड क्षेत्र का विसैन्यीकरण कर दिया गया। इसके बाद युद्ध सुधार के नाम पर आई संधियों ने जर्मनी और उसके सहयोगी मित्र राष्ट्रों को हुई कुल हानि और क्षति के लिए जिम्मेदार ठहराया। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद बुल्गारिया के साथ न्यूली की संधि की गई। बाल्कन का भारी क्षेत्रीय नुकसान हुआ। बुल्गारिया के कई हिस्से यूनान, युगोस्लाविया और रोमानिया को दे दिए गए।
दूसरी संधि तुर्की के साथ सेवर्स की संधि कहा गया। इसने तुर्की में राष्ट्रीय विद्रोह को जन्म दिया। ओटोमन साम्राज्य को तोड़ दिया गया। उसके कई क्षेत्र यूनान और इटली को मिले। फ्रांस को सीरिया मिला। पैलेस्तीन, इराक और ट्रांस जॉर्डन मैंडेट के अधीन कर दिए गए। अब हम युद्ध के परिणामों की ओर चलते हैं। 4 साल की इस महाविनाशकारी लड़ाई के बाद दुनिया वैसी नहीं रही जैसी पहले थी। युद्ध ने अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज तीनों को जड़ से बदल दिया। प्रथम विश्व युद्ध में शामिल पार संपत्ति झोंक दी। जर्मनी और ग्रेट ब्रिटेन ने अपनी अर्थव्यवस्था से प्राप्त धन का लगभग 60% हिस्सा युद्ध में खर्च कर दिया। सरकारों को कर बढ़ाने पड़े, नागरिकों से उधार लेना पड़ा, हथियारों और युद्ध सामग्री पर बेहिसाब धन बहाया गया और मुद्रास्फीति इसका अहम परिणाम निकलकर सामने आया। अब हम इसके राजनीतिक परिणामों की बात करते हैं। इस युद्ध ने 4 बड़े राजतंत्रों का अंत कर दिया। आओ देखते हैं वह कौन कौन से 4 राजतंत्र थे। रूस के सीजर निकोलस द्वितीय, जर्मनी के काइजर विल्हेम, ऑस्ट्रिया के सम्राट चार्ल्स और ओटोमन साम्राज्य के सुल्तान सबको पद छोड़ना पड़ा। विश्व मानचित्र बदल गया, साम्राज्य टूटे और नए 3 राष्ट्र उभर कर सामने आए, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया और युगोस्लाविया। इसके अलावा ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस और रूस की सीमाएं बदल दी गईं। बाल्टिक साम्राज्य रूसी साम्राज्य से स्वतंत्र कर दिए गए। एशिया और अफ्रीका के उपनिवेश मित्र राष्ट्रों के अधिकार में चले गए, जिससे वहां की परिस्थितियां भी बदल गईं। जापान को भी कई नए क्षेत्र प्राप्त हुए। इराक को ब्रिटिश संरक्षण में रखा गया, सीरिया फ्रांसीसी संरक्षण में चला गया और फिलिस्तीन इंग्लैंड को दे दिया गया। अब चलते हैं सामाजिक परिणामों की ओर। युद्ध ने समाज की संरचना को पूरी तरह बदल दिया। जन्म दर गिर गई क्योंकि लाखों युवा मारे गए। लगभग 8 मिलियन लोग अपनी जान गंवा बैठे, लाखों घायल हुए, असंख्य महिलाएं विधवा हुईं और बच्चे अनाथ हो गए। कई लोगों ने अपनी जमीन खो दी और दूसरे देशों की ओर पलायन करना पड़ा। इस बीच एक बड़ा परिवर्तन महिलाओं की भूमिका में आया। उन्होंने कारखानों और दफ्तरों में पुरुषों की जगह ली। उद्योग और प्रशासन को चलाने में महिलाओं ने प्रमुख भूमिका निभाई। युद्ध समाप्त होने के बाद कई देशों ने उन्हें अधिक अधिकार दिए, जिनमें मतदान का अधिकार भी शामिल था। समाज में शक्ति संतुलन भी बदला। उच्च वर्ग अपनी अग्रणी स्थिति खोने लगा। युवा, मध्यम और निम्न वर्ग के पुरुषों और महिलाओं ने अपने देशों के पुनर्गठन की मांग उठाई। दुनिया बदल चुकी थी। युद्ध के बाद सभी सैनिक अपने देश, अपने घर लौट आए। खुशकिस्मती से मैं भी जिंदा लौट आया। तो दोस्तों, अब उम्मीद है कि आप वर्ल्ड वॉर 1 अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपका सपोर्ट इसी तरह बना रहा तो बहुत जल्द अगली वीडियो वर्ल्ड वॉर 2 पर लेकर आएंगे। आपके एक एक कमेंट से हमें आगे और फर्दर कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। जाने से पहले हाई पॉइंट देना बिल्कुल मत भूलिए। बाय।